बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ माइनॉक्सिडिल स्प्रे कैसे यूज़ करते हैं। अब ये जो माइनॉक्सिडिल स्प्रे है ये डिफरेंट नेम से जो है वो मार्केट में आता है। माइनॉक्सिन के नाम से भी आता है, रीग्रो के नाम से भी आता है और भी बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं जिनके नाम से जो है ये स्प्रे मार्केट में अवेलेबल है। तो हम लोग देखने जा रहे हैं कि इसके बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट, इसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं, इसको अप्लाई किस तरह करते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट हैं कि नहीं, कितने अरसे के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और असल में हमारे हेयर ग्रोथ की जो साइकिल है उसमें ये कहाँ पर जो है ये एक्ट करता है, कहाँ पर जो है हमारे पास जो है हमारे हेयर साइकिल में किन चीज़ों की वजह से जो है वो हेयर फॉल होता है और किन चीज़ों की वजह से हमारा हेयर ग्रोथ जो है वो शुरू होती है। तो हम लोग डिफरेंट चीज़ों को जो है वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, हमारे हेयर साइकिल को भी डिस्कस करेंगे और हम ये स्प्रे किस तरह से यूज़ करना है हम लोग वो भी देखेंगे। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ओके तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि माइनॉक्सिडिल असल में होता क्या है और ये किस तरह से जो है ये हेयर रीग्रोथ करवाता है या फिर हेयर की ग्रोथ को जो है वो प्रोलॉन्ग करता है या हेयर साइकिल को जो है ये प्रोलॉन्ग करता है। तो हमें सबसे पहले जो इसके बारे में इंट्रोडक्टरी पॉइंट है वो ये है कि ये एक वेजो डायलेटर होता है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स है उनको डायलेट करता है ताकि उनसे ब्लड जो है वो इजीली पास हो सके। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे ये हेयर साइकिल पे कहाँ पर ये एक्ट कर रहा है तो ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ द हेयर बाय प्रोलॉन्गिंग द एनाजन फेज। अब ये एनाजन फेज क्या है, कैटेजन फेज क्या होता है, टेलोजन फेज क्या है, वो सारे फेजेस अभी इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, ताकि आप लोगों को इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हेयर साइकिल वर्क किस तरह से करता है और किन चीज़ों की वजह से, किन चीज़ों की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो आपको हेयर फॉल शुरू होता है और माइनॉक्सिडिल का क्या रोल है, माइनॉक्सिडिल किस तरह से वो हेयर साइकिल को जो है वो इंप्रूव करता है। तो हम सबसे पहले इसका जो इंट्रोडक्टरी पॉइंट है वही देख रहे हैं कि ये प्रोलॉन्ग करता है एनाजन फेज को थ्रू प्रोलिफरेटिव एंड एंटी एपोप्टोटिक इफेक्ट ऑन ह्यूमन डर्मल पेपिलरी सेल। अब ह्यूमन डर्मल पेपिलरी सेल्स क्या होते हैं, ये एक स्पेशलाइज्ड मेसेनकाइमल सेल है, मतलब एक खास तरह के सेल, अगर आम अल्फाज में आप समझे एक खास तरह के सेल हैं आपके हेयर फॉलिकल के अंदर, यानी जहां से जो बाल आपका ग्रोथ शुरू करता है उसके अंदर एक खास तरह के सेल होते हैं जिसके अंदर ये जो है ये क्या काम कर रहा होता है, ये स्पेसिफाई कर रहा होता है कि बाल आपका जो निकलेगा उसका साइज क्या होगा, उसकी शेप क्या होगी, उसका कलर क्या होगा और कितनी फ्रीक्वेंसी से कितनी जल्दी जो है वो रीजनरेट होगा। मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो है बाल की जो स्पेसिफिकेशन है, प्रॉपर्टीज, वो ये सेल डिफाइन कर रहे होते हैं। तो इनकी जो है इनको डेथ, इनकी सेल डेथ को प्रिवेंट करता है, एक मैकेनिज्म ये है। ठीक है ना, इसका माइनॉक्सिडिल का। और दूसरा, क्योंकि ये बीइंग अ वेज़ोडायलेटर ये क्या करता है, ओपन करता है पोटेशियम चैनल को, यानी एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स को ये ओपन करता है। अगर हम लोग आम अल्फाज में बात करें तो ये होगा कि ये किस तरह से जो है वेज़ोडायलेशन, ब्लड वेसल्स को किस तरह से ये खोल रहा है, किस तरह से उनका ब्लड फ्लो जो है जिसकी वजह से ये इजीली पास करेगा ब्लड जो है वो क्या क्या मैकेनिज्म है उसके पीछे। ठीक है ना, तो वो मैकेनिज्म क्या है कि ये पोटेशियम सेंसिटिव जो एटीपी सेंसिटिव जो पोटेशियम चैनल है उनको ये ओपन करता है। ठीक है ना, स्मूथ मसल्स में भी, जिसकी वजह से ये ब्लड वेसल्स को जो है वो डायलेशन होती है और हेयर फॉलिकल्स के अंदर भी जो है ये इन चैनल्स को ओपन करता है, जिसकी वजह से क्या होती है, वेजो डायलेशन होती है। ठीक है, जब वेज़ोडाइलेशन होगी तो क्या होगा कि वहां से ब्लड ज्यादा गुजरेगा। अब जब ब्लड गुजरेगा तो आपको पता है ब्लड के अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपके ब्लड में मौजूद होता है, अमाइनो एसिड एक्सेट्रा। तो वो क्या करते हैं काम कि आपके हेयर को जो है वो प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसकी ग्रोथ के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर होती हैं वो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। इसका नतीजा क्या होता है कि जो हेयर की जो जिंदा रहने की, आपके बाल की जो जिंदा रहने की जो ताकत है, वायबिलिटी जो होती है आपके हेयर की, वो इंक्रीज हो जाती है, या फिर हेयर सेल की या हेयर फॉलिकल्स की। ठीक है, अब ये सब तो हमें पता चलता है माइनॉक्सिडिल काम कैसे करता है, लेकिन ये हेयर ग्रोथ का साइकिल आखिर वर्क कैसे करता है, अगर कोई ये समझना चाहता है तो सबसे पहले हम लोग इस फेजेस ऑफ द हेयर ग्रोथ को पढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई सिर्फ माइनॉक्सिडिल स्प्रे को देखना चाहता है तो वो लेक्चर के जो है वो आगे आप उसको मूव कर सकते हैं, ताकि आप लोग देख सकें कि माइनॉक्सिडिल स्प्रे को अप्लाई किस तरह किया जाता है, उसके साइड इफेक्ट, उसके डोजेस क्या है। लेकिन अगर आप लोगों ने हेयर साइकिल को असल में समझना है कि हेयर साइकिल है क्या और किन वजह से आपको असल में ये हेयर फॉल शुरू हो रहा है, तो हम लोग जो है वो हेयर ग्रोथ साइकिल को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है हमारे पास 3 फेजेस जो कि होते हैं हमारे पास, जो हेयर साइकिल के 3 मेन फेजेस हैं। और एक फेज ऐसा होता है जो कि काउंट होता है एज अ 4th फेज, लेकिन वो असल में क्या होता है 3rd फेज का एंड होता है और 1st फेज का स्टार्ट होता है, तो वो एज अ काउंट हो रहा होता है 4th फेज के तौर पे, उसको भी हम लोग अभी देखेंगे।
ओके तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट फेज की तरफ जिसका नाम है एनाजन फेज। अब इस एनाजन फेज को ग्रोथ फेज भी कहा जाता है। इस फेज के दौरान क्या होता है, एक्टिव ग्रोथ हो रही होती है आपके बालों की। हेयर सेल जो आपके सेल्स होते हैं वो डिवाइड हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका हेयर जो है वो ग्रो कर रहा होता है और उसकी लाइफ जो है ना वो बढ़ रही होती है। यानी आप समझे वो अपने लाइफ साइकिल जो मेन लाइफ का जो मोड है वो उसमें होता है, अपनी जिंदगी के जो मोड होता है उसके अंदर होता है, ठीक है ना। लाइक आप समझो यूथ में जो अगर हम लोग इंसानों से कंपेयर करें इस फेज को, तो ये जो यूथ का फेज है, जो ग्रोथ का फेज है ना बच्चे की, वह चाइल्डहुड से अडल्टहुड तक जो है वो फेज जो होता है, जो एक्टिव ग्रोथ का फेज होता है, वो ये फेज है एनाजन फेज बाल की, अगर हम लोग लिहाज के देखें तो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो लेंथ ऑफ द जो आपकी हेयर है वो ग्रो करती है, आपका बाल भी जो है वो मजबूत होता है, मोटा होता जाता है, और जो भी आपकी जो स्पेसिफाई कर रही होती है आपके ये जो मेसेनकाइमल सेल्स हैं, जो डीपीसी सेल्स हैं, वो स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो बाल बढ़ रहा होता है आपका। अगर हम लोग इस फेज की बात देखेंगे ये कितने टाइम ड्यूरेशन ये जो है वो एनाजन फेज या ग्रोथ फेज चलता रहता है, तो ये 2 से 7 साल या समटाइम्स सम सेज के 8 साल तक जो है बाल जो है वो इस फेज के अंदर होता है, ठीक है ना। यानी कि जैसे सोल लॉन्गर फेज, ठीक है ना। जबकि हमारे ये सिर्फ स्कैल्प हेयर की बात हो रही है। अगर हम लोग बॉडी हेयर की बात करें तो बॉडी हेयर का जो साइकिल है वो छोटा होता है, उसमें ग्रोथ फेज का साइकिल इतना जो ग्रोथ फेज के जो टाइम है, लेंथ है, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो थोड़ी होती है, कुछ महीने या कुछ हफ्तों की होती है, ठीक है ना, जो बॉडी हेयर की बात हो रही है। लेकिन जो आपके बालों का जो फेस है एनाजन फेस बहुत लंबा होता है, 2 से 8 साल। अगर इससे भी कम ड्यूरेशन रह रही है तो इसका मतलब है कि अभी फिर वो हेयर फॉल पे की तरफ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है कैटेजन फेस, जिसको ट्रांजिशनल फेस भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होती है, ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। ग्रोथ यहाँ पर रैपिड थी, यहाँ पर क्या होगा, कैटेजन या ट्रांजिशनल फेस में ग्रोथ स्लो हो गई है, हेयर फॉलिकल जो है वो आपका श्रिंक कर जाता है, ठीक है। अब जो लोअर पार्ट होता है फॉलिकल का वो डिसइंटीग्रेट यानी वो घुर जाता है, ठीक है ना। लोअर पार्ट जो आपके फॉलिकल का वो घुर जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से हेयर जो है वो अपनी मेन जो ब्लड सप्लाई है ना उससे डिटैच हो जाता है। इसको कहते हैं नॉन ग्रोइंग फेज। यानी अब क्या है, जो उसके पास ब्लड नहीं आएगा, यानी कि जो खाने का जरिया नहीं होगा उसके पास, बाल के पास, तो क्या होगा कि वो फिर ग्रोथ नहीं कर पाएगा, मजीद जो है वो लंबा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 2 से 3 हफ्ते तक रहती है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास थर्ड फेज, विच इज कॉल्ड एज टेलोजन फेज भी कहा जाता है, रेस्टिंग फेज भी या शेडिंग फेज भी कहा जाता है। इसकी ड्यूरेशन 2 से 4 महीने की होती है। इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती, लेकिन बाल जो है वो आपके फॉलिकल के साथ अटैच रहता है, और ये इसके एंड ऑफ द टुवर्ड द एंड ऑफ दिस फेज, अब इस फेज के एंड पे एक्सोजन फेज शुरू होता है, जिसको मैंने कहा था ना फोर्थ फेज, ये फोर्थ फेज एक्सोजन फेज कहलाता है। यानी इसका एंड जो है वो एक्सोजन फेज है, जिसमें हेयर जो है वो गिरने लगेगा, शेड होना शुरू हो जाएगी, हेयर शेडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, टू मेक अ रूम फॉर अ न्यू हेयर फॉलिकल जो हेयर होगा, ठीक है ना। अब आपके जो बाल जो नया उगने लगा है ना उसके लिए जगह बनाने के लिए पहला वाला गिर जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ जाते हैं चारों फेज, और जैसे ही ये नया जो आने लगेगा तो ये वाला फेज हमारे पास एनाजन फेज शुरू हो जाएगा। तो आप समझो ये साइकिल इसीलिए कहा जाता है इसको हेयर साइकिल, कि एनाजन फेज से कैटाजन फेज, फिर कैटाजन फेज से टेलोजन, और टेलोजन से एक्सोजन के बाद अगेन एनाजन फेज शुरू हो जाता है। अब ये बात हमारे बहुत ज़्यादा व्यूवर्स के जहन में आएगी कि आखिर हमारे बाल जो है वो 2 से 7 साल तक अगर एनाजन फेज में है तो क्यों इतने ज़्यादा हेयर फॉल होता है, क्या वजह होती है कि हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, और किस तरह से जो डिफरेंट हम लोग जो रेमेडीज अप्लाई कर रहे होते हैं, किस तरह से हम लोग मसाजेस कर रहे होते हैं, कुछ तरह हम लोग सप्लीमेंट ले रहे होते हैं, क्या ये इफेक्टिव हैं या नहीं। तो इन सब को देखने के लिए हम लोग चलते हैं अपने हेयर साइकिल की तरफ, कि जिनके में हम आपको हाईलाइट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती हैं और क्या क्या चीज़ें आपकी हेयर फॉल को प्रमोट करती हैं। ओके तो मैंने ये 2 फेजेस जो है ये आपको जो मेन फेज है एनाजन फेज विच इज द ग्रोथ फेज, और फिर इसमें बाकी फेज ट्रांजिशनल फेज से होता है ये जो टेलोजन फेज की तरफ जाता है बाल, जिसमें जो है वो बिल्कुल शेडिंग की तरफ चला जाता है, उसका मैंने एक एरो बनाया है। अब ये कौन कौन सी, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके बाल को ग्रोथ फेज से जो है वो शेडिंग की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है ना। तो नंबर 1 क्या है, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या होती है, सोजिश, यानी आपके जो फॉलिकल की जो है वो सोजिश हो जाना है, जिसको कहा जाता है फॉलिकुलाइटिस। अब फॉलिकुलाइटिस डिफरेंट रीजन की वजह से हो सकता है, या तो ये किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है कि आपको फंगल इन्फेक्शन है, डैंड्रफ हुआ है, उस वजह से भी आप लोगों ने खारिश की, कुछ फंगस अपना भी जो है वो नुकसान जो है वो आपके फॉलिकल को पहुंचाएगी, उस वजह से आपकी जो है वो हेयर फॉल हो सकता है, शेडिंग हो सकती है आपके हेयर की। इसके अलावा आपने खुद इचिंग की है जिसकी वजह से आपके जो फॉलिकल्स हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई है, उस वजह से भी शेडिंग हो सकती है। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है ना, जैसे दाने निकल आते हैं, ठीक है ना, रेशा वगैरह पड़ जाता है, इस तरह से उस वजह से भी हो सकती है। अगर हम लोग इन्फ्लेमेशन के पॉइंट को समझ
समझने की कोशिश करें कि किस तरह से जो है ये हो रही है। फिर डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन आ जाते हैं, आपके पास यीस्ट फंगल इन्फेक्शन आ जाता है, आपके पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाता है, आपके पास कोई आपने ऐसा स्प्रे हेयर स्प्रे यूज़ किया जो कि डैमेजिंग था, कुछ ऐसा मटेरियल आपने बालों पे अप्लाई किया जो कि डैमेजिंग था, हेयर कलर हो, हेयर स्प्रे हो, या कोई भी आपने हेयर सीरम, किसी भी टाइप के डिफरेंट प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं जो कि आप अपने बालों पे अप्लाई करते हो फॉर डिफरेंट पर्पजेज, फॉर द ब्यूटिफिकेशन पर्पजेज, लेकिन सम टाइम वो आपके बालों को, आपके स्कैल्प को सूट नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से क्या होता है सोजिश हो जाती है, आपके सेल जो है फॉलिकल्स वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका बाल जो है वो एनाजन फेज से जल्दी मूव कर जाता है टेलोजन फेज की तरफ। ठीक है, ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है हार्मोन्स। अब हार्मोन्स दो आ जाते हैं आपके पास, एक आ जाता है थायराइड हार्मोन और दूसरा आ जाता है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। दीज आर टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनको हम लोग समझते हैं कि ये क्या काम करते हैं जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं थायराइड हार्मोन की तरफ। अब थायराइड हार्मोन का क्या काम है, देखिए जब हमारा सेल जो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये हेयर फॉलिकल आप समझो इसको, यहाँ पर क्या होते हैं स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं। जब हेयर रेडी होता है कि वो ग्रो कर रहे हैं, मतलब ग्रोइंग फेज के लिए बिल्कुल तैयार होता है, ग्रोथ फेज के लिए, तो आपके यहाँ स्टेम सेल ने जो है वो बल्ज की तरफ जो है वो मूव करना होता है, हेयर बल्ज की तरफ। अब ये यहाँ हेयर बल्ज की तरफ मूव करने के लिए जो है ना, अभी तो ये हेयर बिल्कुल प्रॉपर है ना, यहाँ एक हेयर बल्ज होता है इस तरह से। अब यहाँ स्टेम सेल ने जो है वो हेयर बल्ज की तरफ मूव करना होता है। ठीक है, तो इस मूवमेंट को जो है वो रेगुलेट कर रहा होता है थायराइड हार्मोन। यानी कि एक सेल जो रेडी है, फॉर एग्जाम्पल एक समझे कि कोई चीज़ जो है वो रेडी है अपने घर से बाहर निकलने के लिए, ठीक है ना। अब उस घर से बाहर निकलने के लिए जो उसको एनर्जी, जो मूवमेंट, जो स्टिमुलस चाहिए ना, वो किसने प्रोवाइड करना है, थायराइड हार्मोन ने। ठीक है, और अगर वे थायराइड हार्मोन नहीं होगा तो वो क्या होगा कि वो घर के अंदर ही रहेगा, वो बाहर निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इससे आपको समझने में आसानी होगी कि थायराइड हार्मोन किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि थायराइड हार्मोन के हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों की वजह से हेयर फॉल होता है। ठीक है ना, ये तो हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म कि अगर थायराइड हार्मोन नहीं आ रहा तो फिर आपका जो ये जो बल्ज है वो बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है ना, स्टेम सेल जो है वो बाहर नहीं निकलेंगे हेयर बल्ज से। लेकिन अगर थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, जब थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है, तो फिर मसला क्या होता है कि आपका जो है हेयर स्टेम पे जो है, स्टेम सेल पे बहुत ज़्यादा वो एक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो वॉर्न आउट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, काम करना छोड़ जाते हैं, क्योंकि उनको स्टिमुलस बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है। और यही हमारी बॉडी के बहुत ज़्यादा जो सेल्स हैं उनका ये रूल है कि जब भी उन पर कोई भी हार्मोन बहुत ज़्यादा काम करना शुरू हो जाए, कोई भी स्टिमुलस बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाए, तो वो क्या हो जाता है, वॉर्न आउट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, तो यही बात आ जाती है कि हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों ही, हाइपर और हाइपर दोनों में ही जो है वो हेयर फॉल होता है। तो अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आपने अगर हार्मोन्स का टेस्ट करवाना है तो वो आपका पहला कौन सा टेस्ट होगा, थायराइड हार्मोन का टेस्ट। दूसरा जाता है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इज मोर कॉमन इन मेल पैटर्न बैल्डनेस। ठीक है, यानी कि जो आदमियों में जो हेयर फॉल होता है, पैटर्न बैल्डनेस होती है, क्राउन हेयर फॉलिंग बेशक क्राउन एरिया से हो रही हो या रिसाइडिंग हेयर लाइंस हो, कहीं से भी उनका हेयर फॉल हो रहा है, तो उनका क्या होता है कि मेन उनको कौन ट्रिगर कर रहा होता है उस हेयर फॉल को, मेल्स में डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये मेन जो है वो आपके मेल फीचर्स को जो है वो इन्हांस कर रहा होता है, ये बेनिफिशियल होता है। लेकिन इसका क्या होता है कि एक तरफ साइड इफेक्ट हो रहा होता है, अगर ये ज़्यादा हो जाए, एक्सेस अमाउंट में हो जाए, तो मेल पैटर्न बैल्डनेस भी ये कॉज करता है। वैसे मेल्स के लिए ये फायदेमंद होता है उनकी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इसी तरह जो फीमेल, ये वैसे जो है एक प्योर एंड्रोजन है जो कि कन्वर्ट नहीं होता एस्ट्रोजन में। अब फीमेल्स में क्या होता है कि एंड्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं एस्ट्रोजन के अंदर। ठीक है ना, अभी मैं आपको एस्ट्रोजन का भी काम बताती हूँ कि एस्ट्रोजन क्या काम कर रहा होता है और हाउ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर आवर हेयर। ठीक है, और अब क्या, ये जो है ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होता। मैंने बताया कि फीमेल्स के अंदर क्या होता है, एंड्रोजन कन्वर्ट हो रहा होता है एस्ट्रोजन के अंदर। ठीक है ना, एरोमाटेज एंजाइम के जरिए। ठीक हो गया ना, लेकिन ये प्योर एंड्रोजन होता है, ये कन्वर्ट नहीं होता है एस्ट्रोजन के अंदर, कन्वर्ट नहीं होता। तो अगर कोई भी एंड्रोजन फीमेल के अंदर भी ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना, तो उसमें मेल हार्मोन्स अगर फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो उस वजह से भी हेयर फॉल होने लग जाता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ एस्ट्रोजन का क्या काम है। एस्ट्रोजन जो है, खासतौर पर एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये दोनों जो है ना, लेकिन मेनली एस्ट्रोजन आपके हेयर को, आपकी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, आपके हेयर सेल की जो है वो ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, सेल जो हेयर लेंथ है उनको इम्प्रूव करता है, हेयर डायमीटर को इम्प्रूव करता है और हेयर फॉल को कम करता है आपका एस्ट्रोजन। ठीक है ना, दैट्स वाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है आपके जो फीमेल के बाल हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन इमीडिएटली जो आफ्टर डिलीवरी, जिसको पोस्ट पार्टम जो पीरियड कहा जाता है, उसमें हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो वजह क्या है उस हेयर फॉल की कि एकदम से एस्ट्रोजन का लेवल जो है, एस्ट्रोजन आपको पता है प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर रहा होता है। अब जैसे ही वो फॉल कम होना शुरू हो जाता है आफ्टर ड्यूरिंग डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी या पोस्टमार्टम पीरियड, ड्यूरिंग द पोस्टमार्टम पीरियड, तो उसमें क्या होता है कि आपका एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, क्योंकि अब उसको प्रेगनेंसी को सपोर्ट नहीं करना। तो
तो अब क्या होगा कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा शुरू होना लग जाएगा, ठीक है ना। यही वजह है कि आप जो फीमेल्स हैं पोस्टमार्टम पीरियड में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल जो है वो सफ़र करती हैं, ठीक है। तो ये ऑल्दो कि बहुत ज़्यादा हार्मोन्स जो हैं ड्यूरिंग द कंसेप्शन उनके रिलीज़ हो रहे होते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं, लेकिन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर मेन अमंग देम, एस्ट्रोजन इज़ मोर प्रोमिनेंट, ठीक है ना। उसके बाद ये तो हार्मोन्स को हमने देख लिया कि अगर फीमेल्स में या मेल्स में इसकी क्वांटिटी जो है, इसकी जो प्रेजेंस ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। दूसरा जाता है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस का भी मैं क्योंकि मैं हर चीज़ को इसमें एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ ताकि व्यूवर्स जो हैं आप सब समझ सकें कि आपके बाल आखिर झड़ क्यों रहे हैं। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो हर बंदा फेस करता है। तो आई थॉट टू गो सम डीपर ताकि हर बंदा समझ सके कि वो किस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, उसके बाल कहाँ पर झड़ रहे हैं। तो ये रीज़न भी हो सकता है कि इन्फेक्शन, डैंड्रफ वगैरह भी हो सकता है, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस भी हो सकता है। अब तीसरी बात आ जाती है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस का आपको पता है कि आपका स्ट्रेस में जो है वो एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं कोर्टिसोल, ठीक है। अगर मेडिकल के स्टूडेंट सुन रहे हैं तो उनको समझ आ जाए कि कोर्टिसोल जो है वो हार्मोन होता है जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है, आपको अलाउ कर रहा होता है कि आप स्ट्रेस को जो है वो टॉलरेट करें, ठीक है ना। तो कोर्टिसोल किस तरह से जो है वो नुकसान पहुंचाता है आपके हेयर फॉलिकल को। अच्छा, इसको समझने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो हेयर फॉलिकल हो जाए, डर्मल एरिया हो जाए, या फिर कोई भी एपिडर्मल लेयर हो, या आपकी बॉडी के कोई भी टिश्यूज़ हों, उसके अंदर मौजूद होते हैं खासतौर पर खास किस्म का सब्सटेंस जिसको कहा जाता है प्रोटियोग्लाइकेन्स। प्रोटियोग्लाइकेन्स की अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो वर्सिकैन और डेकोरिन आ जाता है, ठीक है ना, और ग्लूकोसामाइनोग्लाइकेन आ जाता है, ठीक है ना। ये वाइटल होते हैं, ये तीनों ही अगर हम लोग हेयर हेल्थ की, हेयर स्कैल्प की बात करें तो ये तीनों ही वाइटल हैं हेयर हेल्थ के लिए, क्योंकि वर्सिकैन जो है वो प्रमोट प्रोटेक्ट कर रहा होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, ठीक है ना। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से जो एपोप्टोसिस होती है, यानी कि आपके बाल जो है जिस आपके सेल डेथ जिस वजह से हो रही है, आपके बालों के जो सेल डेथ हैं वो जिस वजह से हो रही है उसके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं प्रोटियोग्लाइकेन का एग्जाम्पल जिसमें आ जाता है वर्सिकैन। और जो डेकोरिन जो है वो भी प्रोटियोग्लाइकेन की एग्जाम्पल में कहा जाता है एनाजन इंड्यूसर है, यानी एनाजन फेज इस फेज को जो है वो इंड्यूस कर रहा होता है। तो अब कोर्टिसोल क्या होता है कि हाई कोर्टिसोल जो है वो डैमेजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है प्रोटियोग्लाइकेन के ऊपर। जब ये कोर्टिसोल स्ट्रेस लिया आपने, आपकी बॉडी से कोर्टिसोल रिलीज हुआ। कोर्टिसोल ने क्या किया कि आपके अंदर, आपके स्कैल्प के अंदर जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म थे, प्रोटियोग्लाइकेन जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है ना, उसको क्या हुआ, प्रोटियोग्लाइकेन को उसने डैमेज करना शुरू कर दिया। जब इसकी वजह से क्या होगा कि आपका प्रोटियोग्लाइकेन आपके सेल की जो है वो प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा, एनाजन फेज को इंड्यूस नहीं कर पाएगा। जब ये चीज़ें होंगी तो क्या होगा कि आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से कहते हैं स्ट्रेस से जो है, स्ट्रेस के दौरान आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अक्सर जो है स्ट्रेस पीरियड में आपके हेयर फॉल जरूर होता है, या फिर अगर आपने 2-3 महीने पहले अगर आप जो है वो स्ट्रेस फेज से गुजरे हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो टेलोजन फेज है कम से कम 2 से 4 महीने तक रहता है, ठीक है। तो आपके एनाजन फेज से टेलोजन फेज की तरफ मूव करता है ना जब, तो ये इस फेज के अंदर 2 से 4 महीने रहता है ये। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आप अभी क्वेश्चन कहते हैं हमें अब तो अभी कोई स्ट्रेस नहीं है, लेकिन उन्होंने 3-4 महीने या 2-4 महीने पहले जो है वो स्ट्रेस से गुजरे होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो एनाजन है वो कैटाजन में वो जा चुका होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको 2-4 महीने बाद जो है वो हेयर फॉल हो रहा है तो आप लोगों ने ये रिमाइंड करना है कि कहीं आपको पहले स्ट्रेस से तो नहीं आप गुजरे, ठीक है। तो ये चीज़ें भी बड़ी मैटर करती हैं। फिर आ जाता है बोवन न्यूट्रिशन, जिसमें हमारी जो पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा जोर देती है। अगर हेयर फॉल स्टार्ट हो जाए तो सबसे पहले इन चीज़ों पे जो है वो रिकवरी की जाती है, इन चीज़ों को जो है वो अक्सर इग्नोर किया जाता है। स्ट्रेस को, हार्मोन्स को अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। इन्फ्लामेशन तो नहीं है, डैंड्रफ तो नहीं है, इन चीज़ों को नहीं देखा जाता। लेकिन ऑल्दो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि ये आपकी हेयर फूड है, आप समझें। तो सबसे इंपॉर्टेंट इनमें क्या है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी। प्रोटीन डेफिशिएंसी क्या मतलब है, अमाइनो एसिड डेफिशिएंसी, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने होते हैं। अब अमाइनो एसिड में कौन से जो 4 अमाइनो एसिड के मैं आपको नाम बताने जा रही हूँ जिनकी खास तौर पर डेफिशिएंसी की वजह से आपकी हेयर फॉल जो है वो स्टार्ट हो सकती है। नंबर 1 आ जाता है हिस्टिडाइन। अगर हम लोग एसेंशियल अमाइनो एसिड में देखें तो हिस्टिडाइन एंड ल्यूसीन आ जाता है, और अगर नॉन एसेंशियल में देखें तो एलानिन और सिस्टीन आ जाता है। तो ये 4 अमाइनो एसिड जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हेयर हेल्थ के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया प्रोटीन, यानी आप लोगों ने प्रोटीन का सोर्स बेशक वो आप लोग लेंटिल से, दालों से लें, आप लोग गोश्त से लें, किसी भी फॉर्म से आप लोग लें, चनों से लें, तो क्योंकि आपको प्रोटीन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं सिर्फ इस एरिया पे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में भी सिर्फ ये जो वाइटामिन, मल्टी वाइटामिन जी स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है ना। सिर्फ मल्टी वाइटामिन की डेफिशिएंसी से जरूरी नहीं है, बल्कि ये काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको नोटिस करना पड़ता है जब आप लोग हेयर फॉल को आप लोग अपना ट्रीट करने जा रहे हो। तो
ठीक है। तो उसमें आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट पे ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी जो मैंने मिल्क फार्मूला जो टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया था, मैंने बच्चों की ग्रोथ के लिए बड़ी बात की थी कि ओमेगा 3 ओमेगा 6 बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी ब्रेन और उनकी आइज़ की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। अब अगर आपका दिमाग मजबूत होगा ना, तो आपके जो ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग है वो क्या होगी, परफेक्ट होगी। तो ये ओवरऑल जो आपके ओमेगा 3 ओमेगा 6 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है, ये जो आपके फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है ना 7 और फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 10, दोनों ही जो बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉलिकल हेयर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है ना, हेयर फॉलिकल्स की डेवलपमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम लोग आम जुबान में समझे तो ये ग्रोथ फैक्टर्स हैं, यानी कि ये ऐसे चीज़ें हैं जो ग्रोथ को जो है वो स्टिमुलेट करती हैं। तो ओमेगा 3 ओमेगा 6 आगे क्या करता है, ग्रोथ फैक्टर को इंक्रीज कर रहे होते हैं, स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 ये आपको फिश से और एग से जो है वो ऑब्टेन हो सकता है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट सोर्सेज आपको जो है अवेलेबल होते हैं, जिनमें आपके पास जो एलमंड्स है वो भी आ जाता है। ओमेगा 3 ओमेगा 6 में रिच होते हैं। खास तौर पे फिश इज़ कंसिडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। तो अब तो मौसम भी है, ठीक है ना, तो अब आप लोगों ने जो है ये अगर हेयरफॉल हो रहा है तो इसको कंपनसेट जरूर करना है। अगर आप लोगों ने कई अच्छा, ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि कोई भी सप्लीमेंट ले रहा है ना फिश ऑयल का, तो वो कंफर्म कर ले कि आइदर दिस सप्लीमेंट इज मर्करी फ्री और नॉट, मर्करी एंड लेड फ्री और नॉट, क्योंकि फिशेज जो है वो समुद्र में होती हैं और समुद्र में जो है वो अक्सर कंटामिनेशन होती है मर्करी और लेड की। तो अगर कोई भी पर्सन जो है वो फिश ऑयल सप्लीमेंट ले रहा है तो वो अपने फार्मासिस्ट से जरूर जो है वो कंफर्म करे लेने से पहले कि आइदर इट इज फ्री फ्रॉम द मर्करी एंड लेड और नॉट। ठीक है ना, सप्लीमेंट जो है फ्री होना चाहिए। और ये सप्लीमेंट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है आम सप्लीमेंट से, ठीक है ना, क्योंकि उसकी प्योरिफिकेशन में थोड़ा ज़्यादा ऑब्वियसली वो लगेगा, मशीनरी वगैरह लगेगी, लेकिन ये होगा कि जो आप खाएंगे वो कम अज़ कम आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। मर्करी और लेड आपको पता है आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए नुकसानदेह है। तो अगर आप लोग सप्लीमेंट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग जो है वो फिर आप लोग मर्करी और लेड फ्री सप्लीमेंट जो है वो इस्तेमाल करें। जो अच्छे ब्रांड्स हैं, अच्छे ब्रांड के ओमेगा 3 ओमेगा 6 हैं वो फ्री होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं वाइटामिन्स की तरफ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर बंदा कंसिडर करता है इन चीज़ों को, कि बायोटिन ले लो, ठीक है ना, फॉलिक एसिड, ये किस हद तक इंपॉर्टेंट है ये भी हम लोग देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, बायोटिन भी इंपॉर्टेंट है। बायोटिन खास तौर पे आपकी हेयर लेंथ में इंप्रूव को जो है हेयर लेंथ को इंप्रूव करने में रोल प्ले करता है इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग हेयर काउंट। ठीक है। तो अगर वाकई ही बायोटिन की डेफिशिएंसी है तो फिर इसके सप्लीमेंट लेना फायदेमंद होगा। अगर बायोटिन डेफिशिएंसी नहीं है, देखिए वाइटामिन जो है ना, अगर हम उनके नाम को ब्रेक करें तो क्या है, वाइटा इज एसेंशियल एंड मिन मीन्स मिनिमम, लाइक इनकी थोड़ी सी क्वांटिटी, इनकी मिनिमम क्वांटिटी होती है, कुछ का मिलीग्राम्स होते हैं, थोड़े थोड़े मिलीग्राम, 0.5 0.2 1.2 1.5 मिलीग्राम, इतने मिलीग्राम होते हैं जो आपके डेली रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, माइक्रोग्राम्स में कुछ होते हैं। तो इनकी क्वांटिटी जो है वो उस हिसाब से ही आपको लेनी चाहिए। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो मे भी वो इतनी बेनिफिशियल ना हो, इतनी स्ट्रॉन्ग रिसर्चेज नहीं होती कि अगर आपको डेफिशिएंसी नहीं है बायोटिन की तो फिर भी आप ले रहे हो तो फिर आपको वो फायदा नहीं पहुंचाएगी। हाँ, अगर बायोटिन डेफिशिएंसी वाकई है तो फिर आपको फायदा पहुंचाएगी। विटामिन B9 जिसको फॉलिक एसिड कहा जाता है, एल्मिथाइल फोलेट भी इसकी एक्टिव फॉर्म आ जाती है, ये एक आई कंसिडर एज एसेंशियल कि आपके ओवरऑल, क्योंकि डीएनए को इसने बनाने में मदद करनी होती है फॉलिक एसिड ने। तो डीएनए ही आपके हर सेल में जो है वो डिवीजन होगी, डीएनए डिवाइड हो रहा होगा, डीएनए को सपोर्ट मिल रही होगी तो वो डिवाइड होगा, न्यूक्लियोटाइड्स अवेलेबल होंगे तो फिर डीएनए डिवीजन होगी, सेल डिवाइड होगा, सेल ग्रोथ होगी। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट, बायोटिन नो डाउट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर उसकी डेफिशिएंसी हो तो फिर, वरना अगर आपकी नेचुरल डाइट, आपकी नॉर्मल डाइट में बायोटिन कंटेनिंग आप लोग ले रहे हो फूड, तो फिर आपका लिए वो सफिशिएंट होगा। ठीक है। फिर नियासिनामाइड आ जाता है, नियासिनामाइड इज आल्सो कंसिडर्ड एज एन एसेंशियल वन। फिर आ जाता है विटामिन डी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है। और कुछ रिसर्चेज ने देखा है कि माइनॉक्सिडिल स्प्रे के साथ अगर विटामिन डी सप्लीमेंट भी खाए जाए, माइनॉक्सिडिल स्प्रे अगर अप्लाई किया जाए साथ विटामिन डी सप्लीमेंट, तो हेयर ग्रोथ इंप्रूव होती है। लेकिन अगर सिर्फ आप लोग विटामिन डी सप्लीमेंट पे ही फोकस करोगे तो इट इज़ ऑल्सो नॉट गुड आइडिया अगर आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं है। हाँ, अगर डेफिशिएंसी है, जो कि यूजुअली लोगों में अब होती है क्योंकि बिजी रूटीन की वजह से लोगों का सन एक्सपोजर जो है वो कम हो गया है, जो सन टाइम है, जो ऑफिस वर्क करते हैं उनका विटामिन डी जो है वो यूजुअली लेवल कम होता है। तो बेहतर है कि आप लोग चेक करवा लो। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो कुछ टेस्ट होते हैं जिनमें अगर हम लोग हार्मोन्स का टेस्ट देखें तो वो हमारे पास थायराइड हार्मोन और DHT आ जाता है। ठीक है ना। फिर अपनी कंसिडरेशन पे आप लोगों ने स्ट्रेस को देखना है कि स्ट्रेस तो नहीं है। टेस्टिंग में आपकी विटामिन डी टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। विटामिन E इज आल्सो वेरी वेरी एसेंशियल, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है। ठीक है, ये लिमिट जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है।
विटामिन ई के बारे में क्या है कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये हेयर काउंट को इंक्रीज करता है। बायोटिन क्या कर रहा था, हेयर लेंथ को इंक्रीज कर रहा था, ये हेयर की तादाद को बढ़ाता है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। लेकिन अगर ये आप लोगों ने ज़्यादा लेना शुरू कर दिया तो क्या होगा, ब्लीडिंग एक तो रिस्क हो जाएगा, दूसरा आपका थायराइड हार्मोन कम हो जाएगा, यानी कि वो हार्मोन जो इस स्टेम सेल को बाहर उसके घर से लेकर आ रहा था ना, बल्स हेयर बल्स से बाहर लेकर जाता कि हेयर ग्रोथ करे, वो कम हो गया तो फिर आपको पता है अगेन हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो विटामिन ई भी जो है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो विटामिन है ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही लेने चाहिए, इनको एक्सेसिव अमाउंट में नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। तो जो मिनिमम डेली जो रिक्वायरमेंट होती है आपकी, आपको उस हिसाब से ही लेना चाहिए। जो अडल्ट डोज यूजुअली क्या होता है 15 मिलीग्राम होता है, ठीक है ना। अब आप लोग कंफर्म भी कर सकते हैं विटामिन पे, अगर आप चाहते हो कि एक लेक्चर आए कि विटामिन सीरीज़ को हम लोग डिटेल से डिस्कस करें तो वो भी आपने कमेंट में जो है वो मुझे बताना है, ताकि हम लोग विटामिन की तरफ जाए, क्योंकि विटामिन में के बारे में इतना कंटेंट मौजूद है। तो अगर आप चाहें तो आप उसको भी टच कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर जो है वो करूँ तो आप कमेंट पर भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट आ जाता है मिनरल्स, मिनरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलीनियम, जिंक और आयरन, these three आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर इनकी डेफिशिएंसी है तो फिर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जिंक आपके जो है वो क्या करता है, आपकी प्रोटीन सिंथेसिस और आपकी सेल डिवीजन को इंप्रूव करता है, यानी सेल डिवाइड होगा, हेयर फॉलिकल, हेयर काउंट बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आयरन आपको पता है, आयरन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये को फैक्टर के तौर पे एक्ट करता है। किस एंजाइम का को फैक्टर होता है, वो एंजाइम जो डीएनए सिंथेसिस में रोल है, ठीक है ना। और ये रेट लिमिटिंग है कि अगर होगा तो फिर ये जो है रिएक्शन को ऑनवर्ड मूव करेगा। अच्छा, इसके लिए क्या करते हैं, किया जाता है फेरेटिन टेस्ट करवाया जाता है, यानी कि एक टेस्ट हमारे पास ये हो गया, ठीक है ना, आयरन का एक टेस्ट हो गया, एक विटामिन डी का टेस्ट हो गया, ठीक है ना, थायराइड हार्मोन और डीएचटी का टेस्ट हो गया, अगर हम लोग टेस्टिंग पे जाएं। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, फेरेटिन, आयरन टेस्ट की बजाय फेरेटिन टेस्ट करवाया जाता है। फेरेटिन क्या होता है कि ये वो प्रोटीन होता है जिसके साथ जो है वो आयरन स्टोर हुआ होता है। अगर ये ना हो तो आयरन स्टोर नहीं हो पाता, बल्कि आयरन जो है वो आपके बाकी सेल को डैमेज करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो सीरम फेरेटिन जो है वो टेस्ट करवाया जाता है। अगर लो फेरेटिन होता है तो वो भी समटाइम्स एसोसिएट होता है एलोपेशिया से, ठीक है। मेनली क्या है, हम लोग एलोपेशिया को टारगेट कर रहे हैं कि हेयरफॉल, एक्सट्रीम हेयरफॉल क्यों हो रहा है। नॉर्मल हेयरफॉल 100 हेयर तक नॉर्मल स्टैंड जो है वो शेड होना इज नॉर्मल, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है, यानी एलोपेशिया की तरफ आप जा रहे हो, तो फिर जो है वो मसला है, ठीक है ना। अच्छा, सिलीनियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलीनियम जो है हेयर पिगमेंट में बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन ये कि इनके जो रिसर्च स्टडीज़ हैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ऑल्दो कि ये रोल प्ले करते हैं, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो तो ये इफेक्टिव होते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि आपको साथ जो है, अगर एलोपेशिया से आप सफ़र कर रहे हो, बहुत हेयर फॉल हो रहा है, तो फिर आपको ये सारे टेस्ट भी करवाने चाहिए। विटामिन डी हो गया, आयरन हो गया, डीएचटी एंड थायराइड हार्मोन, ये 4 जो टेस्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके अलावा पुअर स्लीप भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, जो आप बहुत यूथ में जो है वो कॉमन हो गया कि रात को वो जो है वो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम उनका होता है, ठीक है ना। सुबह का टाइम जो है वो उनका स्लीप टाइम हो जाता है, रात को स्क्रीन टाइम हो जाता है, सुबह स्लीप टाइम हो जाता है, तो ये थोड़ा सा मसला हो जाता है, उनके हेयर फॉल जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो इसको भी देखना चाहिए। फिर इसके अलावा कुछ लोग मेडिकेशन ले रहे होते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स भी ले रहे होते हैं, कुछ कीमोथेरेपी भी लगवा रहे होते हैं। जो कीमोथेरेपी में कौन से आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जिसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं जो खासतौर पर कैंसर से एसोसिएटेड ड्रग्स हैं, जैसे पैक्लेटैक्सिल, डोसीटैक्सिल, विनक्रिस्टिन, विनब्लस्टिन, ठीक है ना, वो सारा कुछ आ जाता है। लेकिन ये क्या है कि ये फॉर द टाइम बिंग जो है वो माइटोसिस को प्रिवेंट कर रहे होते हैं। जैसे ही आपकी ये ड्रग जो कीमोथेरेपी कंप्लीट होती है तो फ़ौरन ही जो है वो आपके बालों का जो साइकिल है, ग्रोथ साइकिल, वो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। इससे कोई डरने वाली बात नहीं होती, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीमोथेरेपी के पेशेंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि शायद उनका हेयर वो कभी रीग्रोथ नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे ही उनकी कीमोथेरेपी खत्म होती है, हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इवन कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जो कि अपनी कीमोथेरेपी स्टॉप करवा देती हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनका हेयर फॉल हो रहा होता है। तो उनको गाइडेंस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे कीमोथेरेपी खत्म होगी, उनका हेयर ग्रोथ जो है वो अगर नॉर्मल है तो फिर वो दोबारा शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अब कौन सी ऐसी, ये तो हमने देख लिया कि हमारे अंदर क्या मसले हैं जो जिसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है। अब है वो चीज़ें जो क्या हम लोग देखेंगे, ये कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें, अगर हम लोग इस फेस में आ गए हैं तो अब हम लोग इस फेस में वापस दोबारा कैसे जाएंगे। एक तो हमने टेस्ट करवाना, अगर इन टेस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो हमने उस हिसाब से उसको डील करना है। दूसरा, हमने अपने न्यूट्रिशन को जो है वो अपने वेल बैलेंस डाइट लेनी है, ठीक है ना। तीसरा क्या आ जाता है हमारे पास, कुछ हेयर सप्लीमेंट, जैसे मैंने बताया न्यूट्रिशन को सही करना है, ठीक है ना। और प्रोस्टाग्लैंडिन आ जाता है, कुछ हर्ब्स आ जाते हैं। अच्छा, सप्लीमेंट्स और हर्ब्स में अगर हम देखें तो सप्लीमेंट तो चलो ये हो गया ना। अगर हम लोग हर्ब्स की बात करें या हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट की बात करें तो पम्पकिन सीड ऑयल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग जो है पम्पकिन सीड ऑयल का जो है वो यूज़ इंक्रीज करें। ये क्या करते हैं, ये ड्रग स्टिमुलेटेड होते हैं हेयर ग्रोथ के, ठीक है। फिर सेकेंड आ जाता है हमारे पास, इंक्रीज करते हैं जो ग्रोथ फैक्टर, ठीक है ना, इंक्रीज ग्रोथ फैक्टर, जैसे PRP आ जाता है।
ओके तो अब इस पीआरपी में जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाते हैं। क्या होता है कि ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो है ये एक थेरेपी होती है जो कि अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। आई थिंक ईच एंड एवरीवन विल बी फेमिलियर विद दिस। अब इसमें कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर होता है, इसमें ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा होता है, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर होता है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर होता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर एंड फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। ये सारे ही स्टिमुलेट करते हैं नए हेयर फॉलिकल्स को और न्यू वास्कुलराइजेशन कॉज करवाते हैं, यानी कि नए ब्लड वेसल्स जो हैं वो बनाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर भी है तो ऑब्वियसली वो ब्लड वेसल्स को भी बना रहा होगा। तो ये आपके जो हेयर की जो हेल्थ है ना वो ओवरऑल इंप्रूव कर देता है क्योंकि आपके हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। कैसे? क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर आप अपने ब्लड से जो है वो प्लाज्मा से जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो है वो अपने स्कैल्प पे जो है वो इंसर्ट करवा रहे हो, तो वो क्या होता है कि आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो एक तो हमारे पास डायरेक्ट स्टिमुलेटर आ गया कि आप लोगों ने कुछ खाया, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स लिए, वो अंदर से हो गया, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं कुछ ग्रोथ फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं हमारे पास आपका स्कैल्प मसाजेस यानी ब्लड सप्लाई जो इंक्रीज करते हैं। अब जो ब्लड सप्लाई इंक्रीज करते हैं उनमें जो है वो आपके पास जो इंक्रीज कर रहे हैं ब्लड फ्लो, उनमें आ जाते हैं हमारे पास दो चीज़ें। एक आ जाती है स्कैल्प मसाज। तो स्कैल्प मसाज इज नॉट, you should not underestimate the efficacy of a scalp massage, ठीक है, क्योंकि लोग अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन ये ब्लड फ्लो को इंप्रूव करते हैं क्योंकि हम लोग माइनॉक्सिडिल का मैकेनिज्म में ये पढ़ रहे हैं कि ये वैजोडायलेटर है ये, ठीक है ना। वैजोडायलेटर ब्लड फ्लो इंप्रूव करेगा, ठीक है ना। तो हम लोग की अगर स्कैल्प मसाज है तो वो भी ब्लड फ्लो इंप्रूव करते हैं। ऑल्दो इसको अगर प्रॉपर वे में किया जाए, बहुत एक्सेसिव स्कैल्प मसाज को मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, लेकिन यह है कि नॉर्मल स्कैल्प मसाज की जाए, ठीक है ना, तो वो एक हेल्दी हेयर को जो है वो प्रमोट करती है, ठीक है ना। अब ये जो है वो आपके ब्लड फ्लो को भी इंक्रीज कर रहा है, आपको एनाजन फेस की तरफ लेके जा रहा है और एनाजन फेस को प्रमोट कर रहा है, इन लोग प्रोलॉन्ग कर रहा है एनाजन फेस को, ठीक है ना। तो ये माइनॉक्सिडियल का क्या है, एनाजन फेस के ऊपर रोल है, ठीक है ना, इसको प्रोलॉन्ग करने में। तो ये हो गया हमारे पास हेयर साइकिल, जिसको हमने काफी डिटेल से देख लिया। अब हम लोग चलते हैं दोबारा से अपने माइनॉक्सिडियल की तरफ। माइनॉक्सिडियल अब ये डिफरेंट टाइप के ना हमारे पास एलोपेशिया हो सकते हैं, ठीक है ना। हमारे पास इसकी वजह से भी एलोपेशिया हो सकता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से, पुअर न्यूट्रिशन की वजह से, मेडिकेशन की वजह से। लेकिन हम माइनॉक्सिडियल किस टाइप के एलोपेशिया में जो है वो यूज़ करवाते हैं वो अब हम लोग देखने जा रहे हैं। माइनॉक्सिडियल जो है वो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के लिए वो यूज़ होता है। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कौन सा होता है वो हम लोग देखते हैं कि हेयर थिनिंग एंड हेयर लॉस ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन लाइक डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, यानी कि अगर इस वजह से आप लोगों ने करवाया और इस वजह से अगर आपको हेयर फॉल आपका ये इसका लेवल ज़्यादा हुआ है तो फिर आपको माइनॉक्सिडियल स्प्रे काम करेगा, वरना माइनॉक्सिडियल स्प्रे किसी भी सूरत में काम नहीं कर सकता। अगर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, आपकी न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा पुअर है या आप कोई एंटी कैंसर मेडिसिन ले रहे हो और आप समझ रहे हो कि साथ आप माइनॉक्सिडियल स्प्रे अप्लाई करोगे बाल नहीं झड़ेंगे, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। कि माइनॉक्सिडियल रिकमेंडेड ही आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के लिए है, किसी भी दूसरे हेयर फॉल के लिए वो रिकमेंडेड नहीं किया जाता है माइनॉक्सिडियल स्प्रे, ठीक है ना। अच्छा, मेन में किस तरह से जो है वो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया नजर आता है वो हम लोग देख लेते हैं, और वुमेन में किस तरह से एंड्रोजेनिक एलोपेशिया नजर आ रहा है। मेन में जो है रिसीडिंग हेयर लाइन्स, जो उनके आगे जो माथे के पास जो हेयर लाइन्स होती हैं उनमें बालों की कमी होने शुरू हो जाती है, और दूसरा उनके क्राउन एरिया पे, ठीक है ना, वहां पर जो है वो बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वुमेन में क्या होता है, डिफ्यूज हेयर थिनिंग होता है। वुमेन का कोई एक खास पैटर्न नहीं है कि कहाँ से जो है वो बाल एक पर्टिकुलर एरिया से जो है वो झड़ेंगे, उनकी डिफ्यूज होती है, लाइक कहीं से लाइक थोड़ी थोड़ी जो है वो हर जगह से झड़ रहे होते हैं वुमेन के। लेकिन मेल्स में क्या होता है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आदमियों के आगे से बाल जो है वो कुछ के वो बिल्कुल ही थिनिंग हो जाती है, बिल्कुल ही शेड हो जाते हैं, और कुछ का होता है क्राउन एरिया से, जो पीछे से जो बाल हैं उनके जो क्राउन होता है ना आपके सर का, उस एरिया से उनके बाल झड़े होते हैं। लेकिन फीमेल्स में आप लोग ये चीज़ें नहीं देखोगे। फीमेल्स में अक्सर डिफ्यूज के इनके बाल बहुत, किसी के बहुत पतले होते हैं, वो क्या होता है डिफ्यूज हेयर थिनिंग हो रही होती है, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं कि माइनॉक्सिडियल स्प्रे अगर किसी पर्सन को एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है तो वो फिर किस तरह से जो है वो इसको अप्लाई कर सकता है, क्या उसकी डोज है, क्या फैक्टर्स है जो उनको कंसिडर करने चाहिए, ठीक है। देखिए, इसको बताने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि आपका हेयर फॉल हो क्यों रहा है। सिर्फ माइनॉक्सिडियल हल नहीं होता, माइनॉक्सिडियल के अलावा बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं जिनको आपको रिजॉल्व करना पड़ सकता है अगर आप इनसे सफ़र कर रहे हो। तो पुअर स्लीप भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्ट्रेस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है ना। तो आपका माइनॉक्सिडियल जो है वो किस हद तक काम करता है, क्या डोज है, वो हम लोग देखते हैं। ओके, सो एज वी नो कि ये स्प्रे फॉर्म में आता है, इसके साथ एक नोजल मौजूद होती है, एक बोतल मौजूद होती है, ठीक है ना। तो उसमें क्या करना होता है, आप लोगों ने इंसर्ट करके आप लोगों ने क्या करना होता है, इसको अप्लाई करना होता है। लेकिन आपने अप्लाई कब करना और कैसे करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अप्लाई आपने उस वक्त करना है जब आपके बाल मुकम्मल तौर पर खुश्क हो, किसी भी किस्म का पानी उसके ऊपर ना हो, गीले ना हो, तेल ना लगा हो, किसी भी किस्म का आपने कोई भी मेडिकेशन कोई भी चीज़ अप्लाई ना की हुई हो, ठीक है ना। तब आपने अप्लाई करना है, इसको मसाज करना है फिंगर से, बिगिनिंग एट द सेंटर ऑफ द अफेक्टेड एरिया। जो अफेक्टेड एरिया है
उससे आपने सेंटर में अप्लाई करते हुए आगे मूव करना है। डोज शुड नॉट एक्सीड रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द अफेक्टेड एरिया, यानी कि आपको भाई अच्छा इसका डोज बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताती हूँ आपको। इसका डोज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है उससे ज़्यादा कि अगर आपको कितनी भी एरिया आपका वास्ट क्यों ना हो, आपको जो डोज रिकमेंडेड है आपने उतनी ही अप्लाई करनी है, बाकी आपने मसाज से उसको स्प्रेड कर लेना है, ठीक है ना। और डोज कितनी है वो 2 ml पर डे से एक्सीड नहीं होना चाहिए। लेकिन अब 2 ml आप लोग एक फॉर्म में से, स्प्रे फॉर्म में से कैसे निकालोगे, ठीक है ना, वो अब हम लोग देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसकी डोज क्या है, 2% और 5% माइनॉक्सिडिल स्प्रे अवेलेबल होता है। यूजुअली फीमेल्स को 2% रिकमेंड किया जाता है, मेल्स की क्योंकि ज़रा ज़्यादा होती है, लेकिन उनको भी रिकमेंडेड होता है कि वो 2% से स्टार्ट करें। अगर उनकी बहुत ज़्यादा फिर 5% की तरफ उनको लेके जाया जाता है, लेकिन डिपेंड करता है उनको एलोपेशिया देखकर डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं। कोई भी सेल्फ मेडिकेशन जो है वो आप लोग स्टार्ट नहीं किया करें खुद से, ठीक है ना, क्योंकि हर चीज़ का एक ही हल, एक ही सोल्यूशन, एक ही काम नहीं होता, डिफरेंट रीजंस होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उसके सोल्यूशंस होते हैं। अच्छा, यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात आने लगी है कि 1 ml आप लोगों ने सुबह अप्लाई करना है और 1 ml आपने शाम को अप्लाई करना है, तो ही हमारे पास पूरा 2 ml का डोज बनेगा ना। 1 ml सुबह आपने अप्लाई करना है और 1 ml शाम को। अब बात यह है कि स्प्रे से आपने 1 ml कैसे निकालना है। 6 दफ़ा अगर आप उसको प्रेस करते हैं ना तो 1 ml निकलता है, यानी आप लोग एक बेशक अपने एरिया के हिसाब से एक स्प्रे इस एरिया में कर लो, दूसरा स्प्रे उस एरिया में कर लो, इसी तरह स्प्रेज जो है ना आप 6 को आप अपना एरिया पे डिवाइड कर लो, ठीक है ना। जितना भी वास्ट एरिया, अगर एक ही एरिया, एक ही खास तौर पे जैसे रिसाइडिंग हेयर लाइन या सिर्फ क्राउन एरिया मेल का, वहाँ पर सिर्फ जो है वो हेयर शेडिंग हुई है, वहाँ पर एलोपेशिया, तो सिर्फ वहाँ पर भी कंसंट्रेट आप कर सकते हो। 6 टाइम आप एक ही जगह भी अप्लाई कर सकते हो और 6 टाइम आप डिफरेंट एरियाज पे भी अप्लाई करें, लेकिन 1 टाइम एट ईच एरिया, ठीक है ना। लेकिन 6 पुशेस से जो है आपने ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि 6 पुशेस होंगे 1 ml के, और एक टाइम पे आपने 1 ml अप्लाई करना है, फिर आपने शाम को जो है वो 1 ml अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो ये तरीका आई होप आपको समझ आ गया। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और आप लोग मुझसे फेसबुक पेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आ जाता है मैक्सिमम रिस्पॉन्स कि आप लोगों ने अप्लाई कब तक करना है, कि ये काम कर रहा है आपके लिए नहीं। मैक्सिमम टाइम टू सी द रिस्पॉन्स इज 4 मंथ, 4 महीने आप अप्लाई करो, अगर फिर भी ये काम नहीं कर रहा तो फिर आपने उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल फिर नहीं होगा। ओके, सो कंटिन्यू टू यूज इफ द रिस्पॉन्स इज गुड, बिकॉज अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो आप ये नहीं कहोगे चलो अब बाल अच्छे हो गए हम इसको छोड़ दो, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे आप छोड़ेंगे वो 2 से 3 महीने बाद दोबारा टेलोजन फेज की तरफ मूव कर जाएगा, क्योंकि ये इसका काम करता है, स्टार्ट में हमने पढ़ा ये एनाजन फेज को प्रोलोंग कर रहा है, ठीक है ना, लंबा कर रहा है उसकी डेट से, ठीक है ना, उसको बढ़ा रहा है। लेकिन अगर जैसे ये काम होगा, जैसे आप इसकी एप्लीकेशन स्टॉप करोगे तो साथ ही वो क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू कर देगा टेलोजन फेज की तरफ। तो 2 से 3 महीने बाद आपकी हेयर शेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जब तक आपको रिस्पॉन्स चाहिए आपको इसको अप्लाई करते रहना पड़ेगा, अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, तो 4 मंथ्स इज द मैक्सिमम टाइम, इससे ज़्यादा आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए अगर आपको फायदा नहीं दे रहा तो, ठीक है ना। उसके बाद पॉइंट्स टू रिमेंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग माइनॉक्सिडिल स्प्रे यूज़ कर रहे हैं उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग सिर्फ स्प्रे यूज़ कर रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता डू एंड डोंट क्या है किसी चीज़ के। तो ये लेक्चर खासतौर पे उनके लिए जो माइनॉक्सिडिल स्प्रे यूज करना चाह रहे हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के लिए, ठीक है ना, नॉट फॉर अदर टाइप ऑफ एलोपेशिया, उसके लिए यूज़ करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं या डॉक्टर ने रिकमेंड किया वो उनके बारे में जानना चाह रहे हैं। तो डू एंड डोंट्स क्या है, तो सबसे पहले आ जाता है स्कैल्प कांटेक्ट में रहना, यानी अगर आप लोगों ने स्प्रे अप्लाई किया तो ये ना हो कि आप फौरन जाके नहाने लग जाएं या 10 मिनट बाद जाके नहा लें, ये नहीं आपने करना। आपने स्विमिंग नहीं करनी, आपने एक्सरसाइज नहीं करनी, क्योंकि पसीना आएगा तो वो स्प्रे जो है वो बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी। कम अज़ कम जो स्प्रे है वो आपने कम अज़ कम 4 घंटे तक अपने बालों में एज इट इज़ रखना है, ठीक है ना, धोना नहीं है, वॉश नहीं करना। इसके अलावा आप लोगों ने ड्रायर यूज़ नहीं करना स्प्रे को ड्राई करने के लिए, क्योंकि इस तरह से उसकी एफिकेसी पे इफेक्ट पड़ेगा। तीसरी बात, आपने अपने हाथ अच्छी तरह से धो लेने हैं, क्योंकि अगर आपके हाथ, क्योंकि आपने मसाज करनी है, अब आपके हाथों पे लग गया माइनॉक्सिडिल, अब वो माइनॉक्सिडिल आप अपने फेस पे लगा रहे हो, अपने हाथों पे लगा रहे हो, अपने पाँव पे लगा रहे हो, वही हाथ अपने जिन पे माइनॉक्सिडिल स्प्रे लगा हुआ है, तो वहाँ पर भी क्या होगा, हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। यही चीज़ जो है वो फीमेल्स फेस करती हैं। उनमें क्या होता है कि जो फेशियल हेयर की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो क्या करती हैं कि गीला होता है, गीले में क्या होता है वो सो जाती हैं, लेट जाती हैं, सराने के ऊपर लग जाता है उनका माइनॉक्सिडिल स्प्रे, जिसकी वजह से उनका जब जैसे ही फेस को वो टच करता है पिलो कवर तो वो उनके फेस पे लग जाता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से उनकी हेयर ग्रोथ, फेस पे हेयर ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या किस तरह से करना चाहिए। आपके ड्राई हो जाए फिर आप जो है वो पिलो कवर जो है वो पे आप लेटें, ठीक है ना, पिलो पे आप लेटें,
उससे पहले जो है वो उसको ना करें इस्तेमाल पिलो को, जब तक ये ड्राई ना हो। और इसको हेयर ड्रायर यूज़ नहीं करना इसको ड्राई करने के लिए। डू नॉट यूज़ इफ द पेशेंट इज सेंसिटिव टू द माइनॉक्सिल, अगर पेशेंट सेंसिटिव है। अच्छा, एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया कि अगर आपकी स्कैल्प इंटैक्ट है तो और हेल्दी है फिर आपने अप्लाई करना है। अगर आपको इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है किसी भी किस्म की, तो फिर आपने वो स्प्रे अप्लाई नहीं करना। किसी भी किस्म की आप लोगों ने खारिश करके उस पर ज़ख्म बनाए हुए, कोई दाना निकला हुआ है, कोई वैसी ही कोई साइन है जो एक अबनॉर्मलिटी का साइन है वो है, तो फिर आप लोगों ने इसको अप्लाई नहीं करना। ठीक है, आपकी हेल्दी इंटैक्ट और स्कैल्प होगी तो फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। फिर आ जाता है अगर पेशेंट किसी भी किस्म की एलर्जी है, बेशक वो माइनॉक्सिडियल ड्रग से हो, एथेनॉल से हो या प्रोपाइलिन ग्लाइकोल से हो, क्योंकि ये उसके सॉल्वेंट हैं, प्रोपेलेंट्स हैं। ठीक है, तो उसमें अगर होगा तो फिर आप लोगों ने ये यूज़ नहीं करना। फिर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ऐसे पेशेंट में जिनमें हाइपरटेंशन है, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, बेशक वो ट्रीट कर रहे हो या ना ट्रीट कर रहे हो, उनमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, उनमें आपने यूज़ नहीं करवाना, क्योंकि ये वैसोडाइलेशन कॉज करेगा। ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन होने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, कि आप खड़े हो, आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाता है। तो अब ट्रीटेड है अनट्रीटेड है, ये स्प्रे इज़ नॉट द ट्रीटमेंट फॉर द हाइपरटेंशन। ठीक है ना, और शुड अच्छा, इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि स्कैल्प एबनॉर्मेलिटी हो, सोराइसिस हो या सनबर्न हुआ तब भी आप यूज़ नहीं करोगे। आपने हेड शेव करवाया हुआ है, ठीक है ना, बिल्कुल सारे बाल उतरवाए हुए, तब भी आप यूज़ नहीं करोगे। या फिर आप कोई भी दूसरी मेडिकेशन यूज़ कर रहे हो या कोई ड्रेसिंग हुई हुई है, कोई पट्टी हुई हुई है आपके सर पे, तो फिर आप यूज़ कर रहे हो, तब नहीं आपने करना। ठीक है ना, आप कौन कौन सी मेडिकेशन फॉर एग्जाम्पल आप सर पे यूज़ कर रहे होते हो, बाज़ औक़ात आपने कोई स्टेरॉइड लगा रहे होते हो, किसी वजह से ट्रिटिनोइन लगा रहे होते हैं, पेट्रोलैटम कोई लगा रहे होते हैं, या डायथ्रानोल यूज़ कर रहे होते हो जो कि सोराइसिस की ड्रग है। ठीक है ना, किसी भी किस्म की मेडिकेशन अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो तो ये मेडिकेशन क्या होती हैं, ये डिजाइंड ही होती हैं कि ये स्कैल्प के अंदर जाएं। ठीक है ना, और ये स्कैल्प के अंदर जाएं, अंदर सिस्टमिक ब्लड फ्लो को जो है ब्लड फ्लो में अंदर जाएं। सारी मेडिसिन इसी तरह से डिजाइन होती हैं। तो ये क्या होगा कि जब आप ये स्प्रे को इनके साथ लोगे ना, कि आपने स्टेरॉइड अप्लाई किया हुआ है, साथ आपने ऊपर माइनॉक्सिडिल अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा कि उसकी सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन माइनॉक्सिडिल की बढ़ जाएगी। माइनॉक्सिडिल की सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन आपके खून में ज्यादा माइनॉक्सिडिल एंटर होगा। जब खून में ज्यादा एंटर होगा तो ये वैसोडाइलेटर है, आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, आपको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन स्टार्ट हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा। तो किसी भी इन ड्रग्स के साथ आपने ये माइनॉक्सिडिल स्प्रे यूज नहीं करना। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब कुछ वो लोग आ जाते हैं जो कहते हैं हमने माइनॉक्सिडिल स्प्रे यूज किया है, 1-2 हफ्ते हो गए, हमारे बाल झड़ना शुरू हो गए हैं। ठीक है ना, ये कंप्लेन आती है, लेकिन ये कंप्लेन बिल्कुल नॉर्मल है। कैसे कि अब आपका हेयर क्या है, वो टेलोजन फेज से जो है वो एनाजन फेज की तरफ जा रहा है। और टेलोजन फेज का एंड किस पे था कि एक्सोजन फेज। एक्सोजन फेज में कहते हैं कि अभी हेयर शेडिंग होती है ताकि आपके नए हेयर फॉलिकल के लिए जगह बन सके, यानी एनाजन फेज जो है वो स्टार्ट हो सके। तो अगर तो ये 2 हफ्ते तक ही रहती है शेडिंग कि आपने अप्लाई किया और 1-2 हफ्ते तक आपको बाल बहुत ज्यादा झड़े हैं, तो इट्स नॉर्मल। ठीक है ना, अब बहुत ज्यादा नहीं लेकिन एक नॉर्मल वे में झड़े हैं तो इट्स नॉर्मल। ठीक है ना, लेकिन अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया है, ठीक है ना, तो फिर क्या हो, और फिर भी आपके बाल झड़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि वो आपके लिए थोड़ा सा एक साइन है कि आप इसको जो है वो यूज़ करना छोड़ दो, ये आपके लिए नहीं बना हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ें आ जाती है कि अगर 2 से 6 हफ्ते में, अगर 2 से 6 हफ्ते में किसी भी टाइम पे अगर आपकी हेयर शेडिंग स्टार्ट होती है, और वो हेयर शेडिंग यहाँ पर यही स्टार्ट होती है, ठीक है ना, आपने ट्रीटमेंट शुरू किया, हो सकता है 2 हफ्ते तक नहीं हुई हो शेडिंग, आपके चौथे हफ्ते में या 5वें हफ्ते में हेयर शेडिंग स्टार्ट हुई है, लेकिन उस हेयर शेडिंग की ड्यूरेशन 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं हुई, यानी कि जब ये शुरू हुआ है, बेशक वो 5वें हफ्ते के अंदर शुरू हुआ हो, ठीक है ना, लाइक आपने इस महीने में शुरू किया और अगले महीने में जो है वो आपकी हेयर शेडिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो आप उस हेयर शेडिंग का जो टाइम पीरियड है वो 2 हफ्तों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात इंपॉर्टेंट आ जाती है कि इसके अगर इतने फ़ायदे हैं या इसका जो है इतना इफेक्टिव है, तो क्या ये जो है इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं? यस, इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। कॉमन साइड इफेक्ट में आ जाता है सर का दर्द होना, हाइपरट्राइकोसिस यानी बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाना है ऐसे एरियाज में जो कि नॉन स्कैल्प हैं, ठीक है ना, खासतौर पे वुमेन में फेशियल हेयर स्टार्ट हो जाता है, फिर रैशेस सम पीपल में या प्लूराइटिस। ठीक है, अनकॉमन है कि हाइपोटेंशन होना, कि अगर आपने हाँ ड्रग इंटरेक्शन करवा दिया है, ठीक है ना, कि अगर आप लोग स्टेरॉइड भी अप्लाई कर रहे थे या सोराइसिस की कोई मेडिकेशन अप्लाई कर रहे थे, साथ आपने माइनॉक्सिडिल भी अप्लाई कर लिया, तो फिर आपको हाइपोटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर हेयर कलर, हेयर टेक्सचर में थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता है, लेकिन हाँ अगर इट इज़ यूजुअली वेल टॉलरेटेड होता है, ये इतने साइड इफेक्ट कॉज नहीं करता, ये वेल टॉलरेटेड होता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आपके नए नए सबसे पहले जो बाल उगना शुरू होंगे ना, ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत कलरलेस होते हैं और बालों का नजर भी नहीं आते, बस फील हो रहे होते हैं। ठीक है ना, लेकिन थोड़े टाइम के बाद, थोड़े वक्त के बाद ट्रीटमेंट के, आपके नए जो बाल हैं वो बिल्कुल सेम कलर के होंगे और सेम थिकनेस के होंगे जैसे आपके पहले वाले बाल थे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट माई माइनॉक्सिडिल
स्प्रे कैसे इस्तेमाल करते हैं और हेयर ग्रोथ साइकिल आपका किस तरह से वर्क कर रहा होता है, ठीक है ना। कैसे किन फैक्टर की वजह से आप एनाजन से टैलोजन की तरफ जाते हैं, कौन से फैक्टर आपके हेयर फॉल को इंक्रीज करते हैं और कौन से फैक्टर्स जो है वो आपके हेयर स्कैल्प को जो है इंप्रूव करते हैं, आपकी हेयर ग्रोथ को जो है वो इंक्रीज करते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो आप मुझसे फेसबुक पेज के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस आर ऑब्वियसली वेलकम, कम्प्लीटली वेलकम, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ आया है, ठीक है ना, अगर आपके लिए लेक्चर बेनिफिशियल था तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा और उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो कि किसी भी पर्पज़ के लिए, किसी भी टाइप के हेयर फॉल के लिए माइनॉक्सिडिल को कंसिडर कर रहे होते हैं या उनको समझ नहीं आती, वो सिर्फ बायोटिन पे जो है वो फोकस करना शुरू करते हैं। क्योंकि मैंने खुद बहुत ज़्यादा ऐसे कस्टमर्स देखे हैं, पेशेंट्स देखे हैं जो सिर्फ बायोटिन को जो है वो फोकस कर रहे होते हैं और बाकी सारे फैक्टर्स को इग्नोर कर रहे होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो है इनको कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है। तो और उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो माइनॉक्सिडिल स्प्रे जो है वो यूज़ करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं और ये कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको करना चाहिए और कौन कौन से फीमेल इसकी वजह से हाइपरट्राइकोसिस सफ़र कर रही हैं, ठीक है। तो उन सब के साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर करना है आप लोगों ने, ठीक है ना, ताकि किसी का भला हो जाए, किसी को नुकसान से बच सके, ठीक है ना। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।